Hello guys, welcome back. We have recently started circular and rotational motion, जिसमें हमने लास्ट टाइम इसको एंगुलर डिस्प्लेसमेंट को डिस्कस किया था. तो द today's topic is actually on angular velocity. लेकिन बिफोर वी रियली स्टार्ट दिस टॉपिक आई वुड रिकमेंड यू कि अगर आपने जो पिछली वाली वीडियो यानी एंगुलर डिस्प्लेसमेंट को नहीं देखा तो आई वुड रिकमेंड यू कि यू वॉच इट क्विकली. द रीज़न इज़ कि क्योंकि उसमें हमने कुछ रिजल्ट्स की डिस्कस किया था which we will be really using in this video as well. So I would say कि you should watch that video to completely understand कि हम इसमें कुछ results कैसे discuss कर रहे होंगे. Anyways, let's actually get started with angular velocity. To understand what angular velocity is, I can give you a quick review of what angular displacement really is. Angular displacement. So what we had discussed was कि एक हमने पॉइंट O से कनेक्ट किया हुआ है एक मैसलेस रॉड के साथ या एक स्ट्रिंग के साथ पॉइंट P को विच इज़ बाउंड टू मूव इन अ सर्कुलर पाथ. तो हमने ये कहा था कि लेट्स से इट स्टार्ट्स ऑफ एट पॉइंट A और पॉइंट B तक वो मूव करता है. तो ये आर्क लेंथ के ऊपर इस तरह से एक मूव कर रहा है. तो दिस इज़ द फाइनल पोजीशन एट पॉइंट B. तो व्हाट वी सेड वाज कि ये जो एंगल स्वीप किया हमने सारा, ये जो सारा रीजन स्वीप किया है लाइन OP ने, ये जो मैंने येलो में शेड किया, इस एंगल को जो स्वीप किया है तो इस स्वीप के नतीजे में ये हमने कितना एंगल चेंज लेके आए हैं ने इस ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ दिस मोशन. हाउ मच एंगल डिड वी रियली चेंज व्हाइल मूविंग फ्रॉम पॉइंट A to point B. It was actually known as the angular displacement. So delta theta was the change in angle really. If you want to really see it in detail, हमने इसको previous वीडियो में हमने काफ़ी डिटेल में देखा था कि how is this delta theta angular displacement. So anyways, I believe you already are aware of this idea of angular displacement. So if we were now to define angular velocity similar to linear velocity, जहाँ पे हम ये define करते हैं कि linear velocity होती है कि how quickly are we covering a displacement, या हम कितनी तेज़ी से displacement को change कर रहे हैं with unit time. हम उसी एनालॉजी को यूज़ करते हुए we can define angular velocity as well. तो जहाँ पे मैंने ये एग्जांपल की बात की कि हम पॉइंट A से हमने स्टार्ट किया था एंड वी मूव फ्रॉम पॉइंट A टिल पॉइंट B एंड वी sweep out this angle delta theta. Now if we actually were to define how quickly did we change this angle, did we sweep out this angle or change this angle delta theta. If we were actually to measure or quantify how quickly were we able to go from point A to point B covering this angle delta theta, we can define angular velocity as well. Since we are talking about how quickly are we changing this delta theta per unit time, तो हम ये डिफाइन कर रहे हैं कि मैंने डेल्टा थीटा में कितना जल्दी चेंज लेके आया with respect to some time. This is actually known as the angular velocity. You can call it delta omega. Since we are talking about average angle velocity, तो मैं इसको यहाँ पे average लिखता हूँ. So this is essentially angular velocity. I can formally define it for you as well. ये है rate change of angular displacement per unit time. सिंपल एज दैट. इसमें कोई ऐसे सच कोई कॉम्प्लेक्स चीज़ नहीं है जिसको हमें बहुत ज़्यादा वो डिफाइन करने की ज़रूरत हो. वी सिंपली सेइंग कि हम एंगुलर डिस्प्लेसमेंट में कर क्या रहे होते हैं कि हम एक एंगल चेंज कर रहे होते हैं किसी ऑब्जेक्ट का जो कि एक सर्कुलर पाथ में मूव कर. जाहिर है वो कि एंगल बना रहा होता है, जब आप उसको एक सर्कुलर पाथ में मूव करते हैं तो वो एक एंगल चेंज करता है. हमने इन डिटेल इस चीज़ को ऑलरेडी देखा हुआ. तो हाउ क्विकली आर वी चेंजिंग दैट एंगल और हाउ क्विकली आर वी स्वीपिंग आउट दैट एंगल इज डिफाइंड एज, उसका जो मेजर है इट इज़ डिफाइंड एज द angular velocity, or the way you would define it is delta theta over delta t
is equals to that change actually. This is how we define the angular velocity. Similar to जिस तरह से हमने डिफाइन किया एंगुलर वेलोसिटी को, एवरेज एंगुलर वेलोसिटी को जिस तरह से हमने डिफाइन किया, यू ऑलरेडी नो कि हम इंस्टेंटेनियस एंगुलर वेलोसिटी को भी डिफाइन कर सकते हैं. इंस्टेंटेनियस एंगुलर वेलोसिटी, यू ऑलरेडी नो कि इंस्टेंटेनियस का मतलब ये होता है कि जो डेल्टा टी था, यानी जिस टाइम के अंदर हम चेंज देख रहे थे, ये टाइम स्पैन बहुत शॉर्ट होता है, सच दैट कि इट अप्रोचेज एक्चुअली ज़ीरो. फॉर एग्जांपल, हम जब लीनियर डिस्प्लेसमेंट, लीनियर वेलोसिटी की बात कर रहे होते हैं और हम कहते हैं कि हम डेल्टा टी अप्रोचेज टू ज़ीरो की बात कर रहे हैं, तो उसका मतलब ये होता है कि जिस टाइम स्पैन के अंदर हम उसको चेक कर रहे थे वो इतना स्मॉल है कि वो सिर्फ एक इंस्टेंट के ऊपर हमें वेलोसिटी को बता रहा होता है. नॉर्मली तो जिस तरह से हम डिफाइन करते हैं, इट इज़ द एवरेज एंगुलर वेलोसिटी या सिंपल एवरेज लीनियर वेलोसिटी, क्योंकि हम ओवर टाइम स्पैन डेल्टा टी देख रहे होते हैं. बट इफ़ वी इमेजिन कि दिस डेल्टा टी इज़ एक्सट्रीमली स्मॉल, यानी इट गोज़ टू ज़ीरो, तो उस केस में एक्चुअली हम एक सिंगल इंस्टेंस के ऊपर देख रहे होते हैं कि हमारे पास वेलोसिटी क्या है. दैट इज़ व्हाई वी राइट इट एज instantaneous velocity or instantaneous angular velocity. So similar to that, we can actually define instantaneous angular velocity as well. So if we defined omega as delta theta over delta t, so I can take a limit of delta t approaching to zero actually, क्योंकि हम बहुत शॉर्ट एक स्मॉल इंस्टेंट के ऊपर देखना चाहते हैं उसको. So if we take this limit, then this angular velocity turns into a instantaneous angular velocity. अगर आपने सिंपली ये डिस्टिंग्विश करना है कि एवरेज वेलोसिटी में और इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी में फ़र्क क्या होता है, तो एवरेज वेलोसिटी एक लॉन्गर टाइम स्पैन के ऊपर होती है और एक इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी एक्चुअली एक सिंगल इंस्टेंस के ऊपर या एक मोमेंट के ऊपर हमें बता रही होती है, बिकॉज द टाइम स्पैन जो हम यू चेक कर रहे होते हैं उसको एक्सट्रीमली इट टर्न्स टू बी जीरो. So that is how we really define it. So similarly, instantaneous angular velocity is also defined as limit the time approaching to zero, delta theta over delta t. Anyways, there's nothing much to really uh, discuss further here. I believe it is simple enough. लेकिन एक और जो चीज़ जो यहाँ पे हाईलाइट करना ज़रूरी है वो ये कि रिमेंबर फ्रॉम द लास्ट वीडियो वेयर आई सेड दैट angular displacement is not a true vector. Those of you who have actually watched the previous video, हमने इसको with example actually देखा था कि generally angular displacement is not a true vector until and unless the delta theta itself, यानी जो angular displacement है वो extremely small, यानी it is close to zero, or we can say it is extremely small, is close to zero. सिर्फ उस केस में एंगुलर डिस्प्लेसमेंट एक वेक्टर क्वांटिटी होती है. तो सिंस दिस इज द केस जहाँ पे एंगुलर डिस्प्लेसमेंट एक्चुअली अगर बहुत छोटी हो तो ट्रू वेक्टर कंसिडर होती है, दिस आल्सो हैज़ कॉन्सिक्वेंसेज ऑन द वेक्टर नेचर ऑफ एंगुलर वेलोसिटी एज वेल. तो इस केस में जब हमने इंस्टेंटेनियस एंगुलर वेलोसिटी को डिस्कस किया था, तो ऑब्वियसली चूँकि डेल्टा टी बहुत स्मॉल है, तो दिस ऑल्सो मीन्स कि जो डेल्टा थीटा हम बात कर रहे हैं या डेल्टा थीटा जो चेंज इन एंगल आया, it is extremely small as well. So if this delta theta is extremely small, then the omega actually, यानी जो angular velocity है, angular velocity, this is also a vector quantity. This is a vector quantity. Always remember कि generally angular velocity हो या angular displacement हो, they are not considered a true vector until and unless the angular displacement itself is extremely small or close to zero. तो यहाँ पे भी हम इसी वजह से इस स्टेटमेंट को कह रहे हैं कि I can actually mention it again. The book also mentions it by the way. तो मैं एक्चुअली हम इसको प्रीवियस वीडियो में इन डिटेल देखा था, तो I'm just not doing all that explanation again कि why is it not a true vector actually, but you can really check out the previous video where we actually talked about it. Anyway, so how we formally write it as, we say in the limit delta t approaches to zero, the angular displacement, the delta theta
would be small, obviously, would be infinitesimal, and so this omega would be a vector quantity. Vector quantity. अगर आप इसको ज़्यादा स्ट्रिक्टली सेंस में देखें तो यहाँ पे हम ये कह रहे होते हैं कि जो इंस्टेंटेनियस एंगुलर वेलोसिटी होती है वो एक्चुअली एक वेक्टर क्वांटिटी होती है, लेकिन जो एक एवरेज एंगुलर वेलोसिटी होती है जो हमने ऊपर डिफाइन की है, ये वाली डिफाइन की है, ये एक वेक्टर क्वांटिटी नहीं होती, क्योंकि इसमें जो डेल्टा थीटा और डेल्टा टी की जो रेशियो है, रेशियो से मुझे नहीं कहना चाहिए, इट शुड बी द फैक्ट के क्योंकि डेल्टा टी इज़ नॉट वेरी स्मॉल तो डेल्टा थीटा इज इटसेल्फ नॉट स्मॉल आइदर। चूँकि डेल्टा थीटा स्मॉल नहीं होगा तो फिर ये सारी क्वांटिटी वेक्टर नहीं रहेगी। एनीवेज, in case you want to really understand कि हम ऐसा क्यों है, just check out my previous video on angular displacement. So जो instantaneous angular velocity होती है, instantaneous angular velocity, it is a vector quantity. Average angular velocity is not always a vector quantity. I can actually mention it here as well. The average angular velocity is not always a vector quantity. Anyways, moving on to the units of angular velocity. So we know that the angular displacement is measured in radians and time is measured in seconds, obviously. So since we have defined it as delta theta over delta t, the units would be then radians per seconds. This is 1 unit. लेकिन हमने इसको ये भी देखा था कि जो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट होता है उसके कुछ यूनिट्स डिग्रीज और रेवोल्यूशंस की टर्म्स में भी हो सकते हैं. One other commonly used units for angular velocity is revolutions per minute. You already know that, right? We measured angular displacement in terms of revolutions and we measure it in कि एक मिनट के अंदर कितने revolutions हो रहे हैं. This is also how we define the angular velocity. But in SI units actually, जो SI units होते हैं angular velocity के, it is actually radians per seconds. Alright. Let us actually now discuss another important topic, which is relation between angular and linear velocity. Between angular and linear velocity. All right. So in the previous video जब हमने angular displacement की बात की थी तो मैंने एक चीज़ पे बहुत ज़्यादा emphasize किया था. इसमें मैंने emphasize करते हुए ये कहा था कि जब हम इस एग्जाम्पल को कंसिडर करते हैं कि लेट्स से ये पॉइंट O है और ये पॉइंट P से कनेक्टेड है, दिस पॉइंट P इज़ मूविंग इन अ सर्कुलर पाथ, तो एक चीज़ को मैंने जो एम्फसाइज किया था वो ये था कि एंगुलर डिस्प्लेसमेंट इस पूरी लाइन OP के लिए डिफाइंड है. ये जो O से लेके P तक कनेक्टेड था एक मैथलेस रॉड के साथ या एक स्ट्रिंग के साथ, जो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट थी वो OP के लिए डिफाइंड थी. तो वी सेड इट वाज डिफाइंड फॉर OP. और मैंने इसको भी मेंशन किया था कि इट वाज नॉट जस्ट डिफाइंड फॉर सिंपल पॉइंट P. यानी एक सिंगल पॉइंट P अगर एक सर्कुलर पाथ में मूव कर रहा है तो आप सिंगल पॉइंट P इटसेल्फ को एंगुलर डिस्प्लेसमेंट नहीं कहते. कि हम ये नहीं कहते कि अगर एक सिंगल पॉइंट मूव कर रहा होता है एक सर्कुलर पाथ के अंदर तो वो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट कवर कर रहा होता है. नो, वी एम्फसाइज इट इन द प्रीवियस वीडियो एज वेल. आई विल टेल इट अगेन कि एंगुलर डिस्प्लेसमेंट हमेशा एक रिजिड बॉडी के लिए डिफाइन होती है, एक रिजिड बॉडी के लिए. दिस इज़ वाई वी अज्यूम्ड इन दिस केस एज वेल जहाँ पे पॉइंट P सर्कुलर पाथ में मूव कर रहा है. आई सेड कि जो पॉइंट P है वो O से कनेक्टेड है यूजिंग अ massless रॉड एक्चुअली, ताकि हम O से लेके P तक को एक रिजिड बॉडी कंसिडर कर सकें, एंड सो वी कुड डिफाइन एंगुलर डिस्प्लेसमेंट फॉर इट. So this is actually very important.
कि जब भी हम एंगुलर डिस्प्लेसमेंट की बात करेंगे तो इट इज़ डिफाइंड फॉर अ रिजिड बॉडी अ पॉइंट विच इज़ कनेक्टेड टू द सेंटर ओ यूजिंग अ रॉड। इट कुड बी मैसलेस, हमने ज्यूम इसी तरह सीखे थे कि यार यू कैन से एक स्ट्रिंग के साथ, एक धागे के साथ अटैच्ड है। लेकिन ये ज़रूरी है, क्योंकि ज़रूरी इसलिए है क्योंकि अगर एंगुलर डिस्प्लेसमेंट एक रिजिड बॉडी के लिए डिफाइंड है तो फिर ज़ाहिर है एंगुलर वेलोसिटी भी एक रिजिड बॉडी के लिए डिफाइन होगी। एक सिंगल पॉइंट पी के लिए एंगुलर वेलोसिटी डिफाइन नहीं होगी, एक बॉडी के लिए, पूरी बॉडी के लिए डिफाइन होगी। एनीवेज, अच्छा, इफ़ यू आर वंडरिंग कि हम ऐसा क्यों नहीं कहते कि एक सिंगल पॉइंट के लिए एंगुलर डिस्प्लेसमेंट डिफाइंड है, यू कैन एक्चुअली अंडरस्टैंड इट वेरी सिंपली। इमेजिन कि आप क्या करते हैं कि यू यू टेक स्टोन, आप एक पत्थर लेते हो और उस पत्थर को एक स्ट्रिंग के साथ बांध देते हो, और फिर स्ट्रिंग के साथ बांधने के बाद आप इस पत्थर को एक सर्कुलर पाथ के अंदर घुमाना शुरू कर देते हो, राइट? यू माइट हैव ऑलरेडी डन दिस प्रैक्टिकली इन योर ओन लाइफ एज वेल, जहाँ पे आप एक स्ट्रिंग के साथ इस पत्थर को बांध दोगे, इट कुड बी एनीथिंग, और फिर ये जो सेंटर होगा, ये लेट्स से वी कॉल इट ओ, ये जो स्टोन है ये इटसेल्फ लेट्स कॉल इट पॉइंट पी। हम कह रहे हैं कि हम स्टोन को एक्चुअली इस सर्कुलर पाथ के अंदर घुमा रहे हैं। नाउ यू हैव ऑलरेडी नोटिस्ड कि अगर किसी एक इंस्टेंट के ऊपर आप इस स्ट्रिंग को तोड़ देते हो, यहाँ से प्लग कर देते हो, तो ये जो स्टोन है ये अब इस सर्कुलर पाथ के अंदर तो मूव नहीं करेगा, बल्कि ये एक्चुअली स्ट्रेट पाथ में मूव कर जाएगा। सॉरी, आई शुड हैव ड्रॉन इट बेटर। ये एक्चुअली जिस मोमेंट पे आप इसको यहाँ से स्टोन को प्लग करते जाओगे, या इस जो आपने स्ट्रिंग पकड़ा है इसको तोड़ दोगे या इसको छोड़ दोगे, तो ये एक्चुअली जो पॉइंट है ये एक्चुअली इस तरह से आगे की तरफ मूव करेगा। अब इस सर्कुलर पाथ में मूव नहीं करेगा, जिसका मतलब ये है कि दिस पॉइंट डिड नॉट हैव एंगुलर वेलोसिटी और एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। what it had was it was actually linear displacement. now you could question कि ये linear displacement कैसे थी? अगर वो एक सर्कल में मूव कर रहा था, वो मूव तो कर रहा था, हम उसको बाउंड कर रहे थे कि एक सर्कुलर पाथ में मूव करे, लेकिन इटसेल्फ उसकी जो पास जो प्रॉपर्टी थी वो ये थी कि वो एक सिंगल स्ट्रेट पाथ में मूव करता था। हम इटसेल्फ बाय फोर्स उसका पाथ चेंज कर देते थे, यानी वो सीधा मूव कर रहा है, हम उसको टर्न कर देते थे, फिर टर्न कर देते थे, फिर टर्न कर देते थे, लेकिन इट हैड अ लीनियर डिस्प्लेसमेंट। जब आप इस पूरे बॉडी को देखेंगे ना, ओ से लेके पी तक, जो स्ट्रिंग को भी इन्वॉल्व करेंगे और पॉइंट के साथ, तो फिर दिस थिंग हैड एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। अब जब पूरी बॉडी कंसिडर होगी तो फिर ये एंगुलर डिस्प्लेसमेंट होगी, अदरवाइज सिंगल पॉइंट जो होता है वो हमेशा से लीनियर डिस्प्लेसमेंट और लीनियर वेलोसिटी कवर करता है। और इफ़ यू आर वंडरिंग कि वो क्योंकि लीनियर डिस्प्लेसमेंट है तो वो डिस्प्लेसमेंट कितनी होती है, तो यू ऑलरेडी नो कि आर्क, यानी अगर आप सर्कल में मूव करें तो आपने कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया होता है, इट इज़ सिंपली इक्वल टू, लेट्स से अगर आपने पूरा सर्कल ट्रैवल किया तो उसका सर्कमफ्रेंस इक्वल होता है। सर्कमफ्रेंस सिंपली क्या होता है कि अगर आप एक स्ट्रिंग को, एक धागे को काट दें, आप सॉरी एक सर्कल बनाएं और सर्कल को काट दें दरमियान से, तो अब उस स्ट्रिंग की लेंथ कितनी बनेगी, तो पूरा सर्कल बना हुआ है उसकी लेंथ कितनी होगी, उसके सर्कमफ्रेंस की इक्वल होगी। वो जो डिस्टेंस आता है वही एक्चुअली धागा वो आपका स्टोन ट्रैवल कर रहा होता है इन अ सर्कुलर पाथ, होता तो वो लीनियर डिस्प्लेसमेंट ही है। So anyways, this is I think it was important before we really start into angular और angular velocity के दरमियान relation क्या होता है। So please keep it in mind, एक single point P के लिए we always define linear velocities and displacement, but if we define the whole body यानी O से लेके P तक, यानी the stone itself as well as the mass, the massless string attached to it or a, a rod attached to it, तो वो पूरा इटसेल्फ जो है वो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट या एंगुलर वेलोसिटी कर पाता है। एनीवे, सो एक्चुअली let us, we've done enough talking, so let us actually formally derive the relation between this angular displacement of, yeah sorry, let's actually formally define the relation between the velocity of this whole thing यानी O से लेके P तक जो कि एंगुलर वेलोसिटी कर रहे हैं ओमेगा, एंड द वेलोसिटी ऑफ दिस पॉइंट जो कि लीनियर वेलोसिटी है। हम एक्चुअली यही देखना चाह रहे हैं कि ये जो पॉइंट पी था जो कि लीनियर वेलोसिटी कैरी करता है, इसके दरमियान, लेट अस कॉल इट वी, इसके दरमियान, और ये जो पूरा ऑब्जेक्ट है जो ये एंगुलर वेलोसिटी कर रहा है ओमेगा, इसके दरमियान क्या रिलेशन होता है एग्जैक्टली, हम ये देखना चाह रहे हैं। ऑलराइट, तो
the example that we have is consider an example जिसमें हम ये कह रहे हैं कि लेट अस एक्चुअली से कि हमारे पास एक फ़ैन जिस तरह से एक मूव करता है, तो हम ये कह रहे हैं कि ये जो येलो मेरे पास एक मैंने शेप बनाई हुई है, एक रिजिड बॉडी है। लेट अस एक्चुअली से कि ये एक फ़ैन का ब्लेड है, एक फ़ैन के 3 ब्लेड्स होते हैं, ये फ़ैन का एक ब्लेड एक्चुअली, दिस इज़ द रिजिड बॉडी, और ये फ़ैन का ब्लेड है जो कि इस सर्कुलर पाथ के अंदर एक्चुअली मूव कर रहा है। इस सर्कुलर पाथ के अंदर ये फ़ैन का ब्लेड जो है एक्चुअली सर्कुलर पाथ में मूव करेगा, राइट। इस फ़ैन के ब्लेड के ऊपर हमने एक पॉइंट डिफाइन किया है पी, जिसको हम कह रहे हैं, यानी ये एक सिंगल पॉइंट है जिसको हमने डिफाइन किया एज पी। ऑब्वियसली ये सारा जो ब्लेड है एक्चुअली ये कनेक्टेड है टू दिस सेंटर विच इज़ विच वी कॉलिंग एज ओ, और ऑब्वियसली किसी भी एक पॉइंट को हम इस ओ से अटैच कर सकते हैं यूजिंग दिस रेफरेंस लाइन एक्चुअली। तो हर पॉइंट को हम एक्चुअली कनेक्ट करते हैं ओ के साथ एंड वी से कि इट इज़ ऑल कंसिडर्ड एज अ सिंगल रेफरेंस लाइन ओ पी। ऑलराइट, तो हम सिंपली ये कह रहे हैं कि हम ये जो पूरा रिजिड बॉडी है इसको इस तरह से भी कंसिडर कर सकते हैं कि दिस इज सिंपली लाइन ओ पी, रेफरेंस लाइन। रेफरेंस लाइन का मतलब ये होता है कि है ये ऑब्जेक्ट ही, लेकिन मैं उसको एक लाइन की तरह रिप्रेजेंट करूँ कि ये इस रेफरेंस लाइन की तरह से कनेक्टेड है एक्चुअली, और ये एक्चुअली इस रेगुलर पाथ के अंदर मूव कर रहा है, राइट। ना ऑलरेडी नो कि ये जो रिजिड बॉडी इटसेल्फ है, ये जो रिजिड बॉडी है ये जिस स्पीड से रोटेट कर रही है वो ओमेगा है, और ये जो पी है यानी ये जो पॉइंट पी है ये जिस बॉडी से एक्चुअली ट्रैवल कर रहा है, यानी जिस वेलोसिटी से एंगल ट्रैवल कर रहा है वो हम कह देते हैं कि वो वेलोसिटी ओमेगा है। लेट मी एक्चुअली सिंप्लीफाई ऑल ऑफ दिस। तो हम सिंपली ये कह रहे हैं कि इफ़ आई हैड, लेट्स से, लेट मी एक्चुअली ड्रॉ द टू एक्सिस, this was the circular path that we had. I'm sorry for the not, improper circle, but serves the purpose. तो हम ये एक्चुअली कह रहे हैं कि लेट अस एक्चुअली से कि हमारे पास जो रेफरेंस लाइन ओपी है वो इनिशियली यहाँ पे है, लेट्स से लोकेशन ए के ऊपर। उस वक्त ये एंगल थीटा बना रही थी, देन इट एक्चुअली दिस पॉइंट एक्चुअली ट्रेवल्स इन द सर्कुलर पाथ, और अब जिस पॉइंट पे वो है वो एक्चुअली ये है, और ये जो हमने नया जो एंगल ट्रैवल किया है, एक्स्ट्रा किया है, ये एक्चुअली हमने कहा था कि ये एंगल डिस्प्लेसमेंट डेल्टा थीटा, दिस टोटल चेंज जो कि हम एंगल के अंदर हम लेके आए हैं। लेट मी एक्चुअली हाईलाइट दिस एज वेल, राइट। ये हम चेंज लेके आए हैं और ये जो एंगल है ये डेल्टा थीटा के इक्वल। लेट अस एक्चुअली से कि ये जिस पॉइंट से हमने स्टार्ट किया था ये पॉइंट ए है, जिस पॉइंट के ऊपर हमने एंड किया दिस इज पॉइंट बी। ये जो पॉइंट पी हमने डिफाइन किया था यहाँ पे पॉइंट पी है, यानी इस रेफरेंस लाइन के ऊपर एक पॉइंट है पॉइंट पी। पॉइंट पी ने जो डिस्टेंस ट्रैवल किया है वो इस आर्क लेंथ के इक्वल है, राइट, क्योंकि पॉइंट पी तो उस सर्कुलर पाथ के ऊपर मूव कर रहा है, राइट। तो पॉइंट पी ने जो डिस्टेंस मूव किया है, जो लीनियर डिस्टेंस मूव किया है, वो इक्वल्स टू द आर्क लेंथ है, इज इक्वल्स टू द आर्क लेंथ, आर्क लेंथ। सिमिलरली लाइन ओ पी ने जो डिस्टेंस ट्रैवल किया है वो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट है, इसने तो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट कवर किया है विच इज इक्वल्स टू डेल्टा थीटा, सही। अगर मैं इसको दोबारा एक दफ़ा बता देता हूँ कि हमने कहा था कि दो डिफरेंट चीज़ें हैं, एक पॉइंट पी है सिंपली, और एक पूरी रेफरेंस लाइन पॉइंट ओ पी है जो हम डिस्क्राइब कर रहे हैं। यानी अगर आप पूरे ब्लेड को, जैसे फ़ैन का ब्लेड है, तो हम कह रहे हैं कि पूरा जो फ़ैन का ब्लेड है वो लाइन ओ पी है, तो हम कह रहे हैं कि दो चीज़ें मूव करी हमारे पास। एक अगर हम पूरी लाइन के मोशन को कंसिडर करें तो ये जो मोशन करती है उसको हम इन टर्म्स ऑफ डेल्टा थीटा यानी एंगुलर डिस्प्लेसमेंट डिफाइन करते हैं, राइट। और इसकी जो स्पीड होगी वो होगी ओमेगा। सिमिलरली फिर हमने बोला कि एक पॉइंट है सिंपली, इसके ऊपर हमने डिफाइन किया पी, ये पॉइंट पी भी एक्चुअली मूव कर रहा है इस सर्कुलर पाथ के ऊपर। तो इसका जो डिस्टेंस डिफाइन होता है, यानी अब हमने कितना डिस्टेंस डिफाइन किया है, तो ये एंगुलर का चेंज नहीं होता, बल्कि ये ज़ाहिर है इस पॉइंट ने एक सर्कुलर पाथ के ऊपर डिस्टेंस ट्रैवल किया होता है, जिससे कि ये इस आर्क लेंथ के इक्वल है। आर्क लेंथ क्या होती है कि अगर आप इस तरह से सर्कुलर पाथ के ऊपर एक इस तरह से छोटा सा सेक्शन ड्रॉ करें तो एक आर्क होती है, तो पॉइंट भी एक्चुअली इस आर्क के ऊपर ट्रैवल कर रहा था। दिस इज एग्जैक्टली व्हाट आई मेंट कि जो आर्क लेंथ है
वो डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द पॉइंट P है, और पॉइंट OP ने जो डिस्टेंस ट्रेवल किया वो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट के बराबर है डेल्टा थीटा के. ऑलराइट, सो इफ़ वी वर टू रिलेट द टू आइडियाज़, हमें एक चीज़ तो पता है कि वी ऑलरेडी नो दिस रिलेशन, S इज इक्वल्स टू आर थीटा, यानी जो आर्क लेंथ होती है वो इक्वल्स होती है रेडियस टाइम्स दैट एंगल थीटा, जो कि हमने कवर किया होता है. दिस थीटा इज एग्जैक्टली द एंगुलर डिस्प्लेसमेंट थिंग बाय द वे. एनीवेज, you already know of this equation from your basic geometry. So what we actually can say is कि हमने जो पॉइंट P ने जो डिस्टेंस ट्रेवल किया है उसको, और जो पॉइंट लाइन OP ने जो एवरेज जो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट कवर की है उसको रिलेट कर सकते हैं बाय डेल्टा S इज इक्वल्स टू R टाइम्स डेल्टा थीटा. राइट, यानी जो लाइन OP ने इतना कवर किया है और लाइन सिंपल पॉइंट P ने इतना कवर किया है, और ये एक दूसरे के साथ इस रिलेशन के थ्रू रिलेट होते हैं. नाउ लेट, सिंस वी आर एक्चुअली वांट आर इंटरेस्टेड इन के उसका रेट ऑफ चेंज क्या है, यानी हाउ क्विकली आर वी डूइंग इट, so what we do is this, we simply define it by delta t, क्योंकि हम देखना चाहते हैं कि how quickly is it changing it. So you already know कि in case of delta t actually being 0, we can say that this is simply equals, this equation then simply says ये वाली टर्म क्या है, simply ये velocity है. You already know, right, angular velocity किस तरह से डिफाइन होती है, linear velocity, it is defined as rate change of displacement per unit time. तो ये डेल्टा ऐसा, ये एक्चुअली डिस्प्लेसमेंट ही होती है, लीनियर डिस्प्लेसमेंट. तो वी डेल्टा ऐसा और डेल्टा टी इज सिंपली वी, वी हैव आर, and delta theta over delta t we have defined it just now. We say this is equals to omega, actually the angular velocity, omega. So this is actually the relation between the velocity, which is of the velocity of point P, and the total angular velocity of the whole blade actually. So let me actually, this is the relation. अगर आपने ये देखना हो कि जो पॉइंट P था उसकी जो वेलोसिटी, एंगुलर वेलोसिटी है, वो इस तरह से रिलेटेड है इस पूरे ब्लेड के एंगुलर वेलोसिटी के साथ, वो रिलेटेड है r टाइम्स ओमेगा. so this is how we define the relationship between angular and linear velocity. एक्चुअली हम इस आइडिया को यूज़ करते हुए एक दो और चीज़ों को, इवन तो मैंने उसको ऑलरेडी डिस्क्राइब किया, लेकिन लेट मी एक्चुअली क्लैरिफाई इट मोर. हमने चूंकि ये कहा था कि जब भी कोई चीज़ लेट से एक सर्कुलर पाथ में मूव कर रही है, तरह से दिस इज द सर्कुलर पाथ, और पॉइंट P यहाँ पे है, इट इज़ कनेक्टेड टू लेट से दिस सेंटर O. अब एक चीज़ आप नोट करें कि द स्मॉलर दिस आर्क लेंथ इज़, यानी द स्मॉलर इज़ द डिस्टेंस जो हमने कवर किया होगा, ये जो पाथ होगा ये हमेशा स्ट्रेट लाइन की इक्वल होता जाएगा. यू नो राइट, मतलब अगर आप इसको ज़्यादा कवर करेंगे तो फिर तो ये अप्रॉक्सीमेट इसको एज अ लीनियर, एज अ सिंगल स्ट्रेट लाइन अप्रॉक्सीमेट करना मुश्किल होता है. लेकिन अगर आप अपने इस आर्क को बहुत छोटा कर देंगे, यानी लेट से सिर्फ इतना कर देंगे, तो फिर द अप्रॉक्सीमेशन इज़ क्वाइट इफेक्टिव कि हम इसको एक स्ट्रेट लाइन पाथ के बराबर कर सकें. So if this angular so if this displacement is extremely small, या हम ये कहें कि if this the arc is extremely small, यानी if s is extremely small, तो फिर s can be actually approximated as a single direction, यानी एक सिंगल डायरेक्शन के अंदर मोशन हो रहा. तो इसका मतलब ये है कि हमारे पास एक डायरेक्शन अचीव हो जाती है और पॉइंट P एक डायरेक्शन आ गई, और वो डायरेक्शन क्या है, क्योंकि हमने इसको एक्सट्रीमली छोटा कर दिया तो डायरेक्शन ये ऐसे डायरेक्शन है. ये डायरेक्शन क्या है, इट इज़ ऑलवेज कॉल्ड एज टेंजेंट. क्यों, क्योंकि जब आप इसको एक्सट्रीमली छोटा कर देंगे, बिल्कुल छोटा कर देंगे, देन दिस एरो एक्चुअली पॉइंट्स आउटवर्ड्स. so the point P actually has a velocity and a linear velocity, and the direction is always tangential, by the way, this way, right? So this is it actually. This is what I really wanted to tell you guys about
the relationship between linear and angular velocity. Actually, this is also one of the reasons जो हमने अभी पहले इफ़ यू रिमेंबर बात की, अगर आप एक स्टोन को एक स्ट्रिंग के साथ टाई किया, उसको घुमा रहे होते और आप अचानक से स्टोन को यहाँ से इस स्ट्रिंग को काट देते, तो वो हमेशा से सीधे डायरेक्शन में जाएगा। की वजह यही है कि जो किसी भी पॉइंट के ऊपर जो वेलोसिटी होती है इस पॉइंट पी की, इसकी जो डायरेक्शन होती है वो हमेशा टेंजेंशियल होती है। वी हैव एक्चुअली सीन इट दिस वे एज वेल। यहाँ मैंने इसको कहा कि अगर आप इसको बहुत छोटा करें, इंस्टेंटेनियसली देखें, तो उस इंस्टेंटेनियस केस में हमेशा जो वेलोसिटी होती है वो आउटवर्ड्स यानी टेंजेंशियल होती है टू द सर्कुलर पाथ एक्चुअली। तो दिस इज एक्चुअली व्हाई the point P travels tangential when you leave it or cut the string. So this is it actually. अच्छा, before we actually finish the video, you already know कि जो equations of motions होती हैं, equation of motion, उसमें जब आप लीनियर केस देख रहे होते हैं, यानी लीनियर डिस्प्लेसमेंट, लीनियर वेलोसिटी, तो जो इक्वेशन ऑफ मोशन एक होती है which you have already seen. It is defined as, you could say, Vf is equals to Vi plus At. So you can actually now make an angular version of this equation as well. जिसमें हम सिंपली क्या कर सकते हैं कि you can write Vf को आप ओमेगा एफ कह सकते हो, Vi को आप ओमेगा आई कह सकते हो, प्लस now this acceleration is also a linear acceleration. So in the next video we'll actually look at angular acceleration as well. फिलहाल हम उसको सिंपली कर देते हैं कि angular acceleration अल्फा होती है times t. So they're actually exactly the same. So you don't really need to define new equations of motions for angular case. आप सिंपली क्या करते हो कि उन equations of motion को यूज़ करते हुए जो linear components हैं उनको उनके angular component के साथ रिप्लेस कर देते हो। तो ये तो जो हमने इक्वेशन डिस्क्राइब किया, ये फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन थी। अब इसी तरीके से जो सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन है उसको भी डिफाइन कर सकते हो। फॉर एग्जांपल, द सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन इन लिनियर केस सेज 2s is equals to vf squared minus vi squared. I can simply do it as this way as well. 2 alpha s is equals to omega f squared minus omega I squared. Simple. Or you could simply say कि जो हमारे पास जो थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन है लिनियर केस में, which said that the displacement s is equals to vit plus half gt square. इसका भी एंगुलर डायनामिक्स में भी जो इक्वेशन बनेगी वो बहुत सिंपल होगी। द एंगुलर डिस्प्लेसमेंट हेयर, इसका जो एंगुलर कंपोनेंट होता है वी कॉल इट एंगुलर डिस्प्लेसमेंट थीटा, दैट इज इक्वल्स टू ओमेगा आई टी प्लस हाफ अल्फा टी स्क्वायर. Sorry, why did I write t? Generally this should be simply a. My bad. Alright, so in the next video we'll actually talk about कि जो एक linear acceleration है उसका एनालगस यहाँ पे एंगुलर एक्सेलरेशन है, तो हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे. बट serves the purpose. I mean, doesn't really it's not much complex to really say कि obviously angular acceleration भी exist करती होगी. So anyways, this is it from this video. I'll see you guys in the next video.